हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट एंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय जी, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर कमी नहीं आई है। मात्र 4 महीने बाद पूरे 4 महीने बनते हैं। 26 फरवरी को इन्होंने अपने बजट में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे और 26 जून को पूरे 4 महीने बाद इन्होंने दोबारा डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा की और इस बार इन्होंने केरोसिन और रसोई गैस को भी नहीं बख्शा। खाने की चीज़ें पहले से महंगी थी। इन्होंने खाना पकाने का ईंधन भी महंगा कर दिया। अध्यक्ष जी, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला, और यह हिंदुस्तान के गरीब के साथ हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी है और यह सरकार विश्वासघाती भी है। कृतज्ञता का तकाजा था कि उस आदमी को दोबारा चुनकर आने के बाद कोई राहत देते, लेकिन हुआ इसके विपरीत। चुनाव से पहले 60 रुपये किलो बिकने वाली दाल चुनाव के बाद 90 रुपये तक चढ़ गई। चुनाव से पहले 25 रुपये बिकने वाली चीनी चुनाव के बाद 35 रुपये बिक रही है और अभी टीवी पर आ रहा है कि चीनी और कड़वी होगी। पता नहीं दाम कहां तक जाएंगे। चुनाव से पहले 17 रुपये किलो बिकने वाला आटा चुनाव के बाद 20 रुपये बिका। चुनाव से पहले 20 रुपये बिकने वाला चावल चुनाव के बाद 25 रुपये बिका और चुनाव से पहले 40 रुपये बिकने वाला पेट्रोल चुनाव के बाद 51 रुपये बिक रहा है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए, इसलिए हम क्या करें। मैं पेट्रोलियम मंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, या वित्त मंत्री जी बता दें कि जून 2008 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या थे। जून 2008 में $134 प्रति बैरल के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था, लेकिन तब आपने दाम नहीं बढ़ाए। आपने उस समय दाम क्यों नहीं बढ़ाए। आज $74 प्रति बैरल है। महोदय जी, क्या मेरे आंकड़े गलत हैं। वर्ष 2008 में $134 प्रति बैरल थे और आज $74 प्रति बैरल है। अब क्यों दाम बढ़ाए। अंतर केवल एक है। 2008 का साल चुनाव से पहले का साल था और 2010 का साल चुनाव के बाद का साल है, और इसी को विश्वासघात कहते हैं कि आप चुनाव से पहले दाम नहीं बढ़ाते, लोगों को भरमाते हैं, गुमराह करते हैं, उनके नाम की दुहाई देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो आप उस आदमी को भूल जाते हैं और तब आप दाम बढ़ाते हैं। महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आयुर्वेदिक दवा की आपूर्ति में विलंब होता है। 1-2 माह का समय लगा दिया जाता है।
संसद के पास वाला औषधालय जहां केवल सांसद लोग ही अपना इलाज कराते हैं, आयुर्वेदिक दवा में विश्वास रखने वाले आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, वहाँ भी 1 महीने 2 महीने तक आपूर्ति करता दवा नहीं देते। जो जीवन रक्षक दवा है, हृदय रोग की दवा है, मधुमेह की दवा है, रक्तचाप की दवा समय पर नहीं देते, और जो डीलर है वह लिख देता है, उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात है, पतंजलि योग संस्थान की दवा हिंदुस्तान में बिक रही है, उसकी ख्याति है, उसकी विश्वसनीयता है, उसमें गुणवत्ता भी है, लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने गुपचुप रूप से सभी औषधालयों के प्रभारियों को निर्देश दे दिया है कि पतंजलि योग संस्थान की दवाओं की आपूर्ति मत करो, वरन वर्ष 2004 में जिस दवा का सेवन करता रहा हूँ, मधुमेह और हृदय रोग की दवाओं का, उन दवाओं की आपूर्ति अब नहीं की जाती है। इसके कारण बहुत ही गड़बड़ी हो रही है। पतंजलि योग संस्थान की दवाओं में उत्कृष्टता है और गुणवत्ता है, अन्य के मुकाबले उनकी कीमत भी कम है। स्वर्ण भस्म दिए बगैर कोई रस रसायन आयुर्वेद में नहीं बनता है, लेकिन उसमें लगा दिया है कि स्वर्ण भस्म मिश्रित दवाओं की आपूर्ति सरकारी औषधालयों से नहीं की जाएगी। महोदय, सब जानते हैं कि जैसे अंग्रेजी दवा को दोगुनी मात्रा में करके उसकी गुणवत्ता को, उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है, या mg बढ़ाकर शक्ति को बढ़ाया जाता है, उसी तरह आयुर्वेद की दवा की गुणवत्ता और शक्ति का वर्धन करने के लिए उसमें स्वर्ण भस्म मिलाई जाती है, जिस पर रोक लगा दी गई है। अंत में मैं एक बात कहूँगा कि मुख्यालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी हैं जो यह षड्यंत्र करते रहते हैं और प्रभारियों पर दबाव देते हैं कि सांसदों के द्वारा जो पर्चा आए उस पर्चे पर विलंब करो, और जो नकली और फर्जी कंपनी की दवाएं हैं, उन नकली और फर्जी कंपनी की दवाओं की आपूर्ति कराओ। पतंजलि योग संस्थान और अन्य कच्ची दवाओं की आपूर्ति न कराओ। मैंने मंत्री जी को कई बार पत्र लिखकर इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि उन अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं मांग करता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, ज्ञात हो कि विदर्भ क्षेत्र के किसान बदहाली के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऋण माफ़ी की घोषणा करने के बाद इस क्षेत्र के किसानों को इसका आवश्यकता के अनुसार लाभ नहीं मिला। अब नए फसल ऋण देने में बैंकों द्वारा की जा रही कोताही के कारण किसानों को खरीफ फसल की बुआई करने के लिए महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। उसके बाद फसलों पर फौजी इल्लियों का आक्रमण होने के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद होने के कारण किसान फिर से आत्महत्या कर रहे हैं। यह हादसा होने के बाद 10 दिनों में चंद्रपुर जिले में ही
3 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई। इससे स्थिति की भयावहता पता चलती है। स्टॉप।